हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के मैं अपने इस नए वीडियो में जो मैंने शेयर का स्टार्ट किया था, उसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी चीज़ें थी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और वही सेम चीज़ें यहाँ पर है, बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, राइट? +1 है, मतलब 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ऐसा समझो, ठीक है? अब सिचुएशन क्या है कि ये भी जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाली नज़दीक है, तो अभी नज़दीक एग्ज़ाम है, तो अभी इसमें तुम्हें पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम क्या करो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीजें लगभग कवर हो जाएंगी, आपका प्रीमियम भी आ जाएगा, आपका जप्ती भी आ जाएगा, आपका अपना प्रकाशित भी आ जाएगा, अप्राप्तमांक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है? तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारा चीजें कवर हो जाएंगे। और बाकी अगर कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है जो नहीं समझ में आता है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आप समझा दो, या ये पॉइंट है, जो भी है तुम बता देना, ठीक है? और अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाना चाहते हो तो वो भी तुम उसमें लिख दोगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना दूंगा, ठीक है? लेकिन ये जो कहते हैं ना, ये सुविधा अवेलेबल है, ये सुविधा सिर्फ एग्जाम तक के लिए, एग्जाम के बाद शायद ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है? क्योंकि एग्जाम है भाई, तो एग्जाम में जो भी चीजें हो सकती है वो मैं सारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धपुर इसबगुल लिमिटेड। ओके, अभी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारा सब पहला टारगेट होना चाहिए क्वेश्चंस को क्लियरली अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिद्धपुर इसबगुल लिमिटेड ₹10 के एक ऐसे 6 लाख इक्विटी शेयर, कितने शेयर? 6 लाख इक्विटी शेयर ₹7 के प्रीमियम से निर्गमित किए थे। दो चीजें हमें याद रखनी है कि प्रकाशित कितना है, 6 लाख है, और प्रीमियम कितना है, ₹7 है। फिर आगे लिखा हुआ है कि आवेदन के साथ प्रति शेयर ₹10, इसमें लिखा है प्रीमियम सहित। फिर लिखा है आवंटन के समय 4, अंतिम मांग के समय 3। ये याद रखना है कि 3 बार में पैसे मंगवाए, और जो प्रीमियम है वो कहाँ पर है, आवेदन के समय है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, कुल 9 लाख शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उस पर भरी गई आवेदन की रकम वापस की। सिद्धराज की, जिसके 6,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने आवंटन के समय की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर आवंटन के बाद जब्त किए। अब देखो, इसमें लिखा है कि सिद्धराज नाम का कोई है जिसने 6,000 शेयर लिए थे, और उसने क्या किया, आवंटन की रकम समय पर नहीं भरी है, ठीक है? तो जिसके कारण हमने क्या किया, आवंटन के बाद ही हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने उसके शेयर कब जब्त कर लिए, आवंटन के बाद। और अगर आवंटन के बाद जब्त कर लिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला मांग आएगा उसमें ये शेयर कम हो जाएंगे, ठीक है? फिर आगे लिखा है, जय सिंह की, जिसके 4,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, वो अंतिम की रकम नहीं भर सका। अब दूसरा आदमी आ गया जिसमें उसने 4,000 शेयर वाला है, और वो क्या कर रहा है, अंतिम मांग नहीं भर सका, ठीक है? अब अंतिम मांग नहीं भरा तो उसका शेयर हमने अंतिम मांग के बाद जब्त किया है। बाकी के शेयरों पर आवंटन की अंतिम मांग की रकम संपूर्ण मिल गई थी, यानी मिल गई है। जब्त किए सिद्धराज के 6,000 शेयर प्रति शेयर 7 के भाव से मिलन को, और जयसिंह के 4,000 शेयर प्रति शेयर 6 के भाव से रुद्र को हमने पुनः बेचे, ठीक है? तो ये हमारा जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी जो भी है वो तो थियोरी पोर्शन है, मेन जो मैंने हाईलाइट किया वही हमारा मेन क्वेश्चन होता है। और जैसा कि मैंने तुमको समझाया है कि जब भी ये वाले क्वेश्चन किया करो, डिवेंचर वाले या शेयर्स वाले, तो इनको शॉर्ट में लिख लिया करो। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन वापस शॉर्ट में लिख देते हैं, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम उसको लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ, साथ में समझाता भी रहूंगा, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने प्रकाशित कितना शेयर किया है, 6 लाख। आवेदन कितना मिला है, 9 लाख। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है? हमने प्रकाशित कितना किया है, 6 लाख, और आवेदन मिला है 9 लाख रुपए। और साथ में ये बोला है कि जो अतिरिक्त आवेदन है, तो अतिरिक्त आवेदन का मतलब ये होगा कि 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है वो हमारा क्या अतिरिक्त आवेदन है, इसको हमें क्या करना है, वापस कर देना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है कि जो अतिरिक्त आवेदन आया है उसे हमें क्या कर देना है, वापस कर देना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जो पैसे हैं वो 3 बार में मंगवाए हैं। वो 3 बार में कैसे है, तो हमने आवेदन मंगवाया है, आवंटन में पैसे मंगवाए हैं, और साथ में अंतिम के समय पैसे मंगवाए हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आवेदन के समय है टोटल ₹10, लेकिन उसमें ₹7 प्रीमियम भी है, तो 3 + 7 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आवंटन के समय है, तो आवंटन के समय हमारा है 4 रुपए और अंतिम के समय है 3 रुपए। तो ये हो गया हमारा पहली चीज। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्धरज नाम का है एक व्यक्ति है जिसने 6000 शेयर ये खरीदे थे हमसे, ठीक है। 6000 के लिए उसने आवेदन किया था, यानी उसको हमने स्वीकृत भी कर लिया था। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि उसके जो 6000 शेयर हमने स्वीकृत किए थे उसमें उसने आवेदन की रकम भर दी लेकिन आवंटन की नहीं भरी, और जब उसने आवंटन का नहीं भरा तो यहाँ पर ही हमने उसको क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और यहीं पर हमने क्या किया, जब्त कर लिया। मतलब ये हुआ कि अगला वाला मांग हमने नहीं मंगाया होगा। सिंपल सी बात है, अगर जब्त कर लिया तो अगला वाला मांग हम कहाँ से मंगाएंगे। उसके बाद ही आगे क्वेश्चन में लिखा है कि एक और व्यक्ति है जिसके 4000 शेयर है और 4000 शेयर वाले ने आवेदन भरा, उसने आवंटन भी भरा लेकिन उसने अंतिम नहीं भरा। अब जब अंतिम नहीं भरा तो उसके बाद हमने जब्त कर लिया। अब उसके बाद जब जब्त कर लिया तो हमें पुनः प्रकाशित भी करना पड़ेगा। तो पुनः प्रकाशित कितने में किया है, ये वाले शेयर जो है वो हमने पुनः प्रकाशित किया है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमने प्रकाशित किया है 7 रुपए में, ठीक है। इसको हमने कितने में पुनः प्रकाशित किया, 7 रुपए में। और ये वाले जो शेयर उसको हमने पुनः प्रकाशित किया है 6 रुपए में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुनः प्रकाशित, ठीक है। ये हमारा है पुनः प्रकाशित की कीमत। तो यहाँ से देखो इतने में ही हमारा सवाल जो है वो खत्म हो गया, इतने छोटे से डब्बे में। अब हम क्या करते हैं, रोजनामचा बनाना शुरू करते हैं। तो जब रोजनामचा बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें आवेदन का रोजनामचा बनाना होता है। तो आवेदन का जो रोजनामचा बनता है वो बहुत ही सिंपल बनता है। क्या रोजनामचा बनता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि पैसे हमें मिलेंगे। जैसा मैंने सिचुएशन समझाया था वैसे ही याद रखो कि आवेदन, आवंटन, अंतिम 3 मांग है, ठीक है। मतलब 3 बार में हमने पैसे मंगाए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आवेदन का। तो आवेदन के लिए क्या याद रखना है कि आवेदन में सबसे पहले पैसे हमें मिलते हैं। क्या, सबसे पहले पैसे हमें मिलते हैं। तो जब पैसे हमें मिलेंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। मैं चीजें बोलता रहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। क्या मिलेगा, बैंक खाते उधार। और किस बात के पैसे मिले हैं, आवेदन के। तो आवेदन खाते जमा, ठीक है। अब इसका रकम कैसे लिखोगे, तो हमें आवेदन कितना मिला है, 9 लाख का मिला है, यानी 9 लाख लोगों ने पैसे भरे होंगे, सीधी सी बात है। तो 9 लाख गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो आवेदन की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। तो 9 लाख गुणे 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में 90 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 लाख रुपए। उसके बाद अगला बात करते हैं। अगला रोजनामचा क्या बनेगा कि ये जो आवेदन हमें मिला है उस आवेदन को हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रोजनामचा इसका क्या लिखना पड़ेगा वो ध्यान से समझो। तो हम यहाँ पे देखो, जब भी आवेदन का पैसा पूंजी में लेकर जाएंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, आवेदन खाते उधार। सबसे पहले तो यही करोगे, आवेदन खाते उधार। और जो पैसे लेकर जाओगे वो कहाँ लेकर जाओगे, पूंजी में। तो पूंजी खाते जमा। यहाँ पे प्रीमियम भी है, एक्स्ट्रा पैसा भी है, तो यहाँ पे प्रतिभूति प्रीमियम। मैं एक ही बार लिखूंगा, बाकी तुम्हें प्रीमियम ही लिखना है। हालांकि एक ही बार है ही, है तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में हमने एक चीज और पढ़ा था। क्वेश्चन में लिखा कि हमने 3000 जो शेयर थे वो हमने क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। तो जब हमने 3000 बोल रहा, 3 लाख शेयर, तो हमने 3 लाख शेयर अगर वापस कर दिए हैं तो जो हमने वापस किया है वो पैसे हमारे पास से चले जाएंगे। तो उसका रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते जमा। क्या रोजनामचा बनेगा, बैंक खाते जमा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो इसको कैसे लिखना है, रकम कैसे लिखना है। तो रकम लिखने का मैंने तरीका समझाया था कि क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 9 लाख शेयर लिखते हैं आवेदन के समय, क्योंकि जो ऊपर था वही नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो 9 लाख गुणे 10। लेकिन हम स्वीकार कितना कर सकते हैं, सिर्फ 6 लाख, क्योंकि हमने प्रकाशित कितना किया था, 6 लाख ही किया था। तो पूंजी खाते में कितना जाएगा, 6 लाख गुणे 3, क्योंकि हम स्वीकार सिर्फ 3 रुपए ही कर सकते हैं, मतलब पूंजी हमारी जो 3 की है। और उतने ही पैसे की, उतने ही शेयर की जो रकम है वो प्रीमियम में जाएंगी। यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 त्रिक 18 लाख और ये 7 छंग 42 लाख, ठीक है। तो बाकी के क्या हुआ, तो बाकी के जो 3 लाख है जो हमने वापस कर दिया है वो कहाँ चला जाएगा, पूरे के पूरे बैंक में। यानी 3 लाख गुणे 10 यानी कि हो जाएगा 30 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा रोजनामचा, ठीक है। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो मैंने क्या कहा कि तुम्हें सीरीज वाइज याद रखना है। सबसे पहले क्या हुआ हमारा था, आवेदन।
आवेदन का 2 रोजनामचा बनता है, पहला बैंक उधार आवेदन जमा, फिर आवेदन उधार पूंजी जमा। बाकी का जो एक्स्ट्रा आएगा उसको सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ऐड करते जाना है, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा रोजनामचा। तो तीसरा रोजनामचा क्या बनेगा, तीसरा है आवंटन का। तो आवंटन में हमने पैसे मंगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवंटन में पैसे मंगाते हैं। तो जब हम पैसे मंगाएंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, आवंटन खाते उधार। क्या बनेगा, आवंटन खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा हमारा, पूंजी खाते। तो आवंटन खाते उधार, पूंजी खाते जमा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर है, 6 लाख शेयर है, क्योंकि हमने क्या किया, बाकी का तो वापस कर दिया है। और आवंटन की रकम कितनी है अगर वो देखोगे तो पता चलेगा 4 रुपए है। तो 6 लाख गुणे 4 करोगे, और यहाँ पे 6 लाख गुणे 4 करोगे, यानी 6 चौक 24 लाख हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें 24 लाख रुपए लिख देना है। उसके बाद अगला रोजनामचा नंबर 4। अब देखो रोजनामचा नंबर 4 में क्या बनेगा कि ये जो हमने पैसे मंगाए हैं उसका यहाँ पे मिलने का रोजनामचा बनेगा। ठीक है, तो जब पैसे मिलने का रोजनामचा बनेगा तो जो पैसे मिलेंगे वो कहाँ जाएगा, बैंक खाते उधार। पैसे कहाँ जाएंगे, सीधा बैंक खाते उधार। लेकिन सवाल में जैसे ही हम देखते हैं तो सवाल में ये जो कट का निशान है, कट का निशान का मतलब ये हुआ कि हमें पैसे नहीं मिले हैं। कितने पैसे नहीं मिले हैं, 6,000 शेयर पे। तो हमें जब पैसे नहीं मिले हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, अप्राप्त खाते उधार। ठीक है, और पूरा का पूरा जमा क्या हो जाएगा, आवंटन खाते, आवंटन खाते जमा। अब ध्यान से समझो, रकम इसका कैसे लिखोगे, जितना ऊपर है उतना पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिया करो। यानी ऊपर 24 लाख है तो नीचे भी 24 लाख कॉपी पेस्ट करके लिख दो। फिर अप्राप्त खाते उधार, अप्राप्त में कितने शेयर हैं, 6,000 हैं। रकम कितनी है, 4 रुपए, यानी 6 चौका 24 रुपए, यानी 24,000 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24 होगा, 3 जीरो लगा दो। अब क्या करोगे, इस 24 लाख में से, ठीक है, क्या करोगे, 24 लाख में से तुम 24,000 रुपए माइनस कर दो। तो इसको करोगे तो 24 लाख में से 24,000 रुपए माइनस करोगे तो ये आएगा 23,76,000, 23,76,000। ये हो गया तुम्हारे पैसे जो मिले। और अगर तुम्हें प्रॉपरली लिखना है कि कितने कैसे आया ये, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि देखो 6,000 शेयर पे पैसे नहीं मिले थे, तो कितने शेयर पे पैसे मिले होंगे, 5,94,000 पे ही मिले होंगे, क्योंकि हमने 6,000 पे पैसे नहीं मिले। तो 5,94,000 गुणे 4, तो यहाँ पे 5,94,000 गुणे 4 करोगे तो तुम्हारा आएगा 23,76,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा रोजनामचा। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होता है। अब असली कहानी ये है कि यहाँ पर ही हमने जो इसके शेयर है वो हमने क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। इसने पैसे नहीं भरे तो इसके शेयर हमने यहाँ पर ही जब्त कर लिए। तो जब जब्त कर लिए हैं तो रोजनामचा क्या बनेगा, देखो सिंपल रोजनामचा है। ये रोजनामचा बनेगा, पहले तो पूंजी खाते उधार होगा, क्योंकि शेयर जब्त करने की वजह से पूंजी में कमी हो जाती है। तो पूंजी खाते उधार, और जो चीज नहीं भरा है, क्या नहीं भरा है उसने, आवंटन। तो आवंटन खाते क्या हो जाएगा, जमा। और जो पैसे भर दिए हैं वो कहाँ चला जाएगा, जब्ती खाते। कहाँ चला जाएगा, जब्ती खाते जमा। ठीक है, अब समझते हैं कि रकम कैसे लिखोगे। तो रकम लिखने का जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका इस्तेमाल करोगे। कि क्या करोगे, सबसे पहले 6,000 6,000 सब में लिख दो। ठीक है, 6,000 6,000 सब में लिख दो। अब 6,000 गुणे 6,000 गुणे 6,000 गुणे। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले पूंजी में कितना लिखोगे वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि पूंजी में हम कितना लिखेंगे। तो उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, सिलेक्ट हो जा। हाँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पूंजी की जो मेन रकम है वो 3 रुपए है, और यहाँ पे भी है वो 4 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूंजी में उससे कितने रुपए मंगवाए थे, 7 रुपए अभी तक हमने उससे मंगवाए थे, क्योंकि अंतिम हमने उससे मंगवाया ही नहीं है। तो पूंजी खाते जो उधार होगा वो कितना होगा, 7 रुपए होगा। ठीक है, क्या होगा, पूंजी खाते उधार 7 रुपए। और कितने पैसे उसने नहीं दिए, तो उसने आवंटन के 4 नहीं दिए, मतलब कितने भर दिए होंगे, जब्ती में 3 रुपए भर दिए होंगे, क्योंकि जो उसने आवेदन के समय 3 रुपए भरा था वो हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जब्ती का रोजनामचा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसको पुनः प्रकाशित करना, इसलिए हम इसको पुनः प्रकाशित नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे। पुनः प्रकाशित कब बोला है सवाल में, सबसे लास्ट में करना है। तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे है अंतिम मांग का। ठीक है, आगे कौन सा है हमारा, अंतिम मांग का। तो ये था हमारा जब्ती का, फिर अगला है हमारा अंतिम मांग का। तो सॉरी, नंबर 6 रोजनामचा। अब नंबर 6 रोजनामचा देखो क्या बनेगा। हमने जब अंतिम मांग के पैसे मंगाए तो रोजनामचा क्या बनेगा, सबसे पहले अंतिम मांग
खाते उधार। रोजनामचा क्या बनेगा, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। देखो जो बेसिक है पहले उसी पे फोकस किया मैंने, अंतिम मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। ठीक है, कितने शेयर हैं अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला पॉइंट सबसे समझना जरूरी है। ठीक है, हमने प्रकाशित कितना किया था, 6 लाख। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ कि हमने प्रकाशित कितना किया था, 6 लाख शेयर हमने किया था, लेकिन उसमें से 6,000 हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। अगर उसमें से 6,000 हमने जब्त कर लिए, इसका मतलब अब मार्केट में कितने शेयर हमारे घूम रहे हैं, सिर्फ 5,94,000। इसका मतलब जो अगला पैसा मंगाओगे वो कितने पर मंगवाओगे, 5,94,000। इसका मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, मैं वापस वही एग्जांपल देके तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, 50 स्टूडेंट है। और मान लो इसमें से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को परमानेंटली स्कूल में से रस्टिकेट कर दिया गया या निकाल दिया गया है। अब सिचुएशन देखो क्या है कि जब 50 में से 2 स्कूल को नहीं निकाल नहीं दिया गया, ऐसा समझ लो ये लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या मतलब ये 2 लोग क्या हो गए, छोड़कर चले गए। अब जब छोड़कर चले गए हैं तो जब स्कूल वाले आएंगे फीस मांगने के लिए, देखो शुरू में तो वो 50 लोगों से फीस मांग रहे थे, लेकिन जब उसके बाद फीस मांगने आएंगे तो उनके पास कितने बच्चे बचे हैं, सिर्फ 48 बच्चे बचे हैं, क्योंकि 2 बच्चे तो छोड़कर चले गए हैं। राइट, जब वो छोड़कर चले गए तो इसका मतलब हमारे पास अभी 48 ही बच्चे बचे हैं ना। तो वो लोग क्या करेंगे, जब अगली बार फीस मांगेंगे तो 48 के हिसाब से ही मांगेंगे। और सेम वही बात यहाँ पर अप्लाई होता है कि हमने मार्केट में भले 6 लाख शेयर शुरू में प्रकाशित किया था, लेकिन हमने जब तक कितना कर लिया है, हमने जब्त तो कर लिया ना 6,000। तो ये जो 6,000 हमने जब्त कर लिया है, जब्त करने की वजह से जो हमारा शेयर था उसमें क्या हो गई है, कमी आ गई है। अब वो कितना बचा है, सिर्फ 5,94,000 ही बचा है। तो अब हमारा काम है कि उतने ही शेयर पर हम पैसे मंगाए। क्लियर है इतना, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट रहता तो तुम बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 5,94,000 गुड़े 3 कितना करोगे, 5,94,000 गुड़े 3। तो 5,94,000 गुड़े 3 करोगे तो ये आएगा 17,82,000। कितना आएगा ये, 17,82,000, 17,82,000। ठीक है, ये हो गया हमारा रोजनामचा नंबर 6। फिर अगला है पैसे मिलने का। तो पैसे मिलने का रोजनामचा क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो बैंक खाते उधार होगा, ये तो कंफर्म है। क्या हो जाएगा, बैंक खाते उधार। और हमें पता है अंतिम खाते जमा, ये नॉर्मल जो हमें पता है, बेसिक है। अंतिम मांग खाते जमा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, अगर क्वेश्चन में ऊपर चलोगे तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अंतिम में भी पैसे नहीं मिले हैं। 4,000 शेयर पे हमें अंतिम पर भी पैसे नहीं मिले हैं। तो हमें क्या करना है वो समझो। जब हमें पैसे नहीं मिले तो उसको हम क्या लिखते हैं, अप्राप्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अप्राप्त मांग खाते उधार। तो यहाँ पे रोजामचा क्या बन जाएगा, अप्राप्त मांग खाते उधार। कितने शेयर पर नहीं मिले हैं, 4,000 शेयर पर, ये याद रखना। तो अंतिम मांग खाते जमा कितने से होगा, 5,94,000 गुड़े 3। यानी जो ऊपर उधार किया है वही का वही पूरा नीचे जमा कर देना है। यानी कितना, 17,82,000। कैसे भी करके हमें यहाँ लिख देना है 17,82,000 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस 5,94,000 में से 4,000 पे तो हमें पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि 4,000 वालों ने पैसे नहीं दिए। तो 4,000 गुड़े 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए आ जाएगा। तो 17,82,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 17,70,000 रुपए। तो ये बन गया तुम्हारा रोजनामचा। कितना आएगा, 17,70,000 रुपए। बहुत सिंपल है, क्लियर है। और अगर ऐसे नहीं पता चला तो यहाँ पे लिख लो कि 5,90,000 पे पैसे मिले, तो 5,90,000 गुड़े 3 करो तो ये 9 त्रिक 27 और 5 तेरह 15, यानी हो गया तुम्हारा 17,70,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ओके, तो ये था तुम्हारा अंतिम मांग का। देखो मेन कैसा है इसमें, इसमें यही चीजें समझनी है कि जब हम शेयर जब्त कर लेते हैं तो हम अगली वाली मांग में हम पैसे नहीं मंगा सकते। अगर हमने जब्त नहीं किया होता तो हम डेफिनेटली मंगाते। बस यही तुम्हें याद रखना है। ओके, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये शेयर भी हमने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ये जो पैसे में नहीं मिले ये शेयर भी हमने जब्त कर लिया, क्योंकि जब तक जब्त नहीं करोगे तब तक प्रकाशित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चलो हम लोग जब्त कर लेते हैं ये शेयर। तो हम ये शेयर अब क्या करेंगे, जब्त करेंगे। तो जब हम शेयर ये जब्त करेंगे तो रोजामचा देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो पूंजी खाते उधार होगा। क्या होगा, पूंजी खाते उधार। फिर अगला रोजामचा क्या बनेगा, यहाँ पे पूंजी खाते उधार। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, उसने नहीं भरा अंतिम, तो अंतिम मांग खाते जमा। जो उसने नहीं भरा है वो हमेशा जमा हो जाएगा, याद रखना। तो अंतिम मांग खाते जमाने में सिर्फ अंतिम खाते लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैसे मिल गए हैं वो कहाँ चले जाएंगे,
जब्ती खाते जमा, कहाँ चले जाएंगे, जब्ती खाते जमा। अब रकम देखो कैसे लिखोगे, तो मैंने कहा था सब में पहले 4,000 लिख दो, सबसे आसान तरीका। सब में पहले क्या करो, 4,000 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे पूंजी खाते उधार करोगे तो पूंजी में तो पूरे 10 जाएंगे, ठीक है। अंतिम के कितने रुपए थे, 3 रुपए थे, इसका मतलब कितने रुपए उसने भर दिए, 7 रुपए। तो इसका जो रकम होगा वो हो जाएगा 40,000, 4 तिहाई 12,000, और एक मिनट, एक जीरो ज्यादा हो गया, 4 तिहाई 12,000, और ये 7 चौक 28,000। तो ये हो गया तुम्हारा जप्ती का रोजनामचा। अब अगला जो तुम्हारा टारगेट है वो है पुनः प्रकाशित का। तो पुनः प्रकाशित के लिए हमें वापस एक बार थोड़ा ऊपर चल के अपना जो डब्बा दिया है वो डब्बे को हम देख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो डब्बे को अगर तुम देखते हो तो सवाल में लिखा है कि इसको हमने पुनः प्रकाशित कितने में किया है, 7 रुपए में किया है, और इसको पुनः प्रकाशित हमने कितने में किया है, 6 रुपए में किया है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यानी दो अलग अलग जगह प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे मैं नंबर 9 यहाँ पे लिखता हूँ और नंबर 10 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा 6,000 शेयर था उसको प्रकाशित करने का। तो रोजामचा क्या बनेगा, तो रोजामचा यहाँ पे जो बनता है वो बहुत सिंपल है, क्या बनता है, बैंक खाते उधार। अब ध्यान से समझना, यही वाला मेन है इसमें, बैंक खाते उधार और जब्ती खाते उधार, ये सारी मैं चीजें समझाता हूँ। फिर यहाँ पे हो जाएगा पूंजी खाते जमा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जो नियम मैंने कल समझाया था कल वाले वीडियो में वही नियम यहाँ पे लागू होता है। और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देखना, क्योंकि बिना उसको देखे इसको आओगे देखने के लिए तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में बेसिक एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या किया मैंने, बैंक खाते उधार किया है। तो देखो मेन क्या है, जो तुम्हें आता है वो पहले लिख लो। 6,000 कितने में, तुमने 7 रुपए में किया है, तो 7 छंग ये 42,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि ये जो पूंजी खाते जमा है वो हम जमा कितना करेंगे, सवाल ये है कि पूंजी खाते जमा कितना होगा। तो अगर मैं सवाल में ऊपर चलता हूँ जो हमने जब्ती किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे मैं कुछ अलग कर देता हूँ ताकि दिखे कि ये वाला जब्ती का है। तो ये जो हमने जब्ती का किया है पूंजी खाते उधार, यहाँ पे हमने कितना पूंजी खाते उधार किया है, 7 रुपए। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जितना पूंजी खाते उधार है उतना ही पूंजी खाते वहां पर जमा होगा, ये मैंने कल समझाया था। जितना यहाँ पे पूंजी खाते उधार है उतना ही यहाँ पे पूंजी खाते जमा होगा। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे 6,000 गुणे 7 ही होगा, तो 7 छंग 42 यहाँ पे भी हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो ऐसा मान लो कि इसने 7 रुपए ही मंगवाया है, बात खत्म कर दो, तो इतने में ही रोजाना बन गया, जब्ती वाला नहीं आएगा। दूसरा दूसरा ये है कि इसने अंतिम के बाद प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया है, अंतिम के बाद। बात को ध्यान से समझो, इसने देखो सवाल में अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसने क्या किया है। यहाँ पे चलो मैं मेन सवाल में ही दिखा देता हूँ। देखो सवाल में लिखा है अंतिम मांग मंगाने के बाद जब्त किया, ये वाला उसके बाद, यानी दोनों शेयर को जब्त करने के बाद इन लोगों ने दोनों शेयर को साथ में प्रकाशित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतिम के बाद ही प्रकाशित किया है, अंतिम मांग के बाद। बात को ध्यान से समझो, अंतिम के बाद अगर प्रकाशित किया है तो मतलब ये हुआ कि इसने अंतिम वाला उससे नहीं मंगवाया था। किससे नहीं मंगवाया था, जो जिसका जब्त, क्योंकि उसका जब्त कर लिया था तो पैसे कहाँ मंगवाया होगा। तो अब यहाँ पे क्या समझोगी तुम कि ये हुआ कि जब इसने अंतिम के बाद ये प्रकाशित किया है, पुनः प्रकाशित किया है, तो इसने 7 रुपए में प्रकाशित किया है। तो मतलब ये हुआ, ये ऐसा समझ रहा है कि इसका 3 रुपए का क्या हो गया है, नुकसान हो गया। क्यों 3 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि इसके शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। अब ध्यान से समझो, इसके शेयर की कीमत थी 10 रुपए, लेकिन इसने प्रकाशित कितने में किया, 7 रुपए में। तो 3 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसलिए जब्ती खाते उधार किया 18,000, यानी 6 तारीख 18,000। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन अभी ध्यान से समझो खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि जो मैंने शुरू में समझाया कि जितना पूंजी खाते ऊपर उधार हुआ उतना ही जमा कर सकते हैं हम। यानी ऊपर उधार तो 7 रुपए ही हुआ था, ये देखो ऊपर उधार तो कितना हुआ है, 7 रुपए ही हुआ है। तो जब ऊपर उधार 7 रुपए हुआ है तो नीचे हम कैसे ज्यादा जमा कर दे, तो यहाँ पे जमा भी कितना होगा, 7 रुपए ही होगा। ये रूल होता है कि जितना ऊपर उधार हुआ उतना ही यहाँ पे जमा होगा। तो अब सवाल ये है कि बाकी का क्या होगा, ध्यान से समझो। अब सवाल ये है कि बाकी का अब क्या होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर मान लो सवाल में ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता, सवाल में ऐसा लिखा होता
कि ये भाई जब्ती ये आवंटन के बाद किया है, ध्यान से समझना। अगर आवंटन के बाद किया है तो हम लोग अग्रिम वाला मान लेते, ठीक है, और सॉरी अग्रिम बोल रहा हूँ, आवंटन के बाद किया तो हम समझ जाते कि भाई पूरा पैसा नहीं होगा, 7 रुपए में ही कर दिया है। लेकिन ये आता है अंतिम के बाद, हमने क्या किया, अंतिम के बाद हमने प्रकाशित किया है। तो ध्यान से समझो, और इस शेयर का पैसा हमने किसी से मांगा नहीं था, यानी जो सिद्धराज करके पर्सन था जिसका हमने ये शेयर जब्त किया है, उससे हमने अंतिम मांगा ही नहीं था। तो ये जो पैसा हमें मिल गया है, ये हमारा कैसा है, अग्रिम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अग्रिम प्राप्त। क्यों अग्रिम प्राप्त माना गया, क्योंकि ये पैसा अभी तक हमने सिद्धराज से नहीं मांगा था और हमने इससे मांग लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रिम हो जाएगा। कितने शेयर से हो जाएगा, वही सेम है 6,000, और कितने रुपए से, 3,000, क्योंकि सिद्धराज से हमने कितना मांगा था, सिर्फ 7 रुपए मांगा था, और यही वजह है कि यहाँ पे 7 रुपए क्या हुआ है, जमा हुआ है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 18 रुपए। मैं वापस इसको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइड में पहले नीचे ही लिख के समझाता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, जो सिद्धराज करके था जिसके 6,000 शेयर थे, उस शेयर में हमने आवेदन के समय कितने मांगे थे, 3 रुपए, 7 रुपए प्रीमियम था, वो भी चलो लिख देते हैं। आवंटन के समय कितना मांगा था हमने, 4 रुपए, और अंतिम के समय कितना मांगा था, 3 रुपए। इसने क्या किया था, ये भर दिया था, ये नहीं भरा था, उसके बाद हमने यहीं पर जब्त कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगला वाला तो हमने मंगाया ही नहीं है, ये हमने क्या किया, मंगाया ही नहीं है, ठीक है, ये हमने मंगाया ही नहीं है। तो अभी ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पूंजी उधार हुआ, कितना हुआ उधार हुआ होगा, 7 ही उधार हुआ होगा। तो ये जितना पूंजी उधार होता है उतना ही पूंजी यहाँ पे भी क्या होता है, जमा होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने प्रकाशित किया तो हमने प्रकाशित कितने में कर दिया, इसको 7 रुपए में प्रकाशित कर दिया, ठीक है। हमने कितने में प्रकाशित किया, पुनः प्रकाशित हमने कितने में कर दिया, 7 रुपए में। तो जब पुनः प्रकाशित हमने 7 रुपए में किया, तो देखो बैंक खाते उधार 7 किया और पूंजी खाते जमा 7 किया, तो जब्ती में तो कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन ये प्रकाशित हमने कब किया है, ये प्रकाशित हमने अंतिम के बाद किया है। किसके बाद किया, अंतिम के बाद किया है। मतलब हम इसको 10 रुपए का ही मान के चल रहे हैं। कितने का मान के चल रहे हैं, 10 रुपए का, और इसी वजह से अंतिम के बाद किया है। अगर अंतिम के बाद किया है तो सामने वाले पर्सन से हमने तो 7 ही मंगवाया था, तो बाकी का जो 3 है वो क्या माना जाएगा, अग्रिम माना जाएगा, क्योंकि हमने जयसिंह से तो पैसे मांगे ही नहीं थे, और जब उससे हमने पैसे नहीं मांगे थे तो ये कहाँ जमा हो जाएगा, अग्रिम प्राप्त में। क्लियर है इतना। तो ये चीजें याद रखना, इसको रुद्रांचे को अच्छे से कर लेना कि जितना हमारा, अरे 1 मिनट यार, गलत पेन चल गया। एक चीज याद रखना कि जितना हमारा पूंजी ऊपर उधार होगा उतनी ही पूंजी हमारा यहाँ पे क्या होगा, पुनः प्रकाशित में जमा होता है। ये चीज याद रखना कि जितना हमारा ऊपर उधार होगा उतने ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, जमा होगा। क्लियर है इतना। और अगर उतने ही जमा होगा तो बाकी का जो 3 रुपए है वो क्या होगा सर, क्योंकि 10 रुपए का है ना शेयर टोटल, तो बाकी का जो 3 रुपए है वो तुम्हारा हो जाएगा अग्रिम प्राप्त। और यही वजह है कि यहाँ पे जो 3 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया, नुकसान हुआ, उसको हमने कहा लिख दिया है, जब्ती खाते। इतना क्लियर है। ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की हैं, और इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसी के साथ हम अगला पढ़ते हैं, अगला प्रकाशित करते हैं। तो जब अगला प्रकाशित करोगे तो रुद्रांचा तो सेम ही बनेगा, बैंक खाते उधार जब्ती खाते उधार पूंजी खाते जमा। अब ये शेयर कितना था, 4,000 4,000 था। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको समझोगे तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो देखो, इसमें पूंजी उधार कितना हुआ था, ऊपर चलो देखो, इसमें पूंजी उधार पूरा का पूरा 10 हुआ है, तो यहाँ पे भी देखो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने प्रकाशित कितने में किया है, 6 में किया है, तो जब्ती में कितना जाएगा, 4 रुपए। देखो अपने आप ही क्लियर हो गया सारा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से ये तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई समस्या लगती है, कोई दिक्कत है तो तुम बोल देना, ठीक है। मैं यही वाले पे ज्यादा फोकस करना चाहता था, इसी वाले में इसको वापस एक बार बोल देता हूँ कि बैंक खाते उधार कितना किया, 7 रुपए किया, ठीक है। पूंजी खाते जमा कितना किया, 7 रुपए किया, क्योंकि हम ऊपर उधार 7 किए तो नीचे भी जमा कितना करेंगे, 7 करेंगे। लेकिन ये शेयर अंतिम के बाद प्रकाशित किया है, तो इसी वजह से हम ऐसा मानकर चलेंगे कि दिमाग में उसने 10 रुपए रखकर ही प्रकाशित किया है, और 10 रुपए रखकर प्रकाशित किया है, तो 3 रुपए का क्या हो गया, उधार हो गया, मतलब नुकसान हो गया, सॉरी। तो जब्ती खाते क्या हो जाएगा, 3 रुपए उधार हो जाएगा। तो सवाल ये है कि बाकी का 3 रुपए कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर देखते हो तो ऊपर 7 3 10 हो गया जमा में, उधार में, लेकिन जमा में सिर्फ 7 रुपए ही दिख रहा है, तो बाकी का 3 कहाँ गया, तो बाकी का जो 3 है वो तुम्हारा क्या नाम हो जाएगा, अग्रिम प्राप्त हो जाएगा। क्यों अग्रिम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले वाले पर्सन से, यानी जिसके हमने शेयर जब्त किए थे, उससे हमने अंतिम मंगवाया ही नहीं था, तो
अगर उससे हमने अंतिम नहीं मंगवाया था तो यहाँ पे जब हम पुनः प्रकाशित में मंगवाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अग्रिम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो रकम मैं फटाफट लिख देता हूँ, 6 चौका 24, 4 चौक 16 और 4 दो में 40। ठीक है, अब जो पैसे बचे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, पूंजी अनामत में। तो यहाँ पे जो रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, जब्ती खाते उधार और रोज नंबर 11 और पूंजी अनामत खाते जमा। अब सवाल है कि इतने कितना रकम जाएगा, क्योंकि हमारे 2 शेयर हैं तो हम दोनों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जब्ती का देखते हैं। ऊपर वाले जब्ती में कितना रुपए यहाँ पे गया है, यहाँ पे 3 रुपए गया है जब्ती खाते जमा, और यहाँ पे जब्ती खाते उधार भी कितना हुआ, 3 रुपए हुआ है। मतलब 3 में से 3 गया तो कितना हो गया, 0, मतलब कुछ भी पैसा बचा ही नहीं था इस वाले में। लेकिन इस वाले में देखते हैं 4000 वाले में, तो 4000 वाले में अगर जब्ती खाते जमा देखो तो कितना है, 7 रुपए है। और यहाँ पे जब्ती खाते उधार देखो तो कितना है, 4 रुपए। मतलब इसमें अभी भी 3 रुपए बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं, अभी भी 3 रुपए बच गए हैं। तो जो 3 रुपए बच गए हैं वो कितने शेयर पे बचे हैं, 4000 शेयर पे। तो 4000 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12000। और ये हो गया तुम्हारा पूंजी अनामत में कितना चला जाएगा, 12000 रुपए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। और मैंने चीजों को इसलिए धीरे धीरे बताया है, रिपीट करके बताया है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। और जो लॉजिक है वो भी तुम्हें समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, बाद में खुद से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये पहला स्क्रीनशॉट ले लेना इसमें। ठीक है, इसको स्टॉप करके ये तुम्हारा दूसरा स्क्रीनशॉट रहेगा 7वें रोज रामची तक। फिर ये तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ ये तुम्हारा अगला स्क्रीनशॉट रहेगा। और उसी के साथ यहाँ पे सवाल खत्म। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या तो बोल सकते हो। और बाकी का जो कुछ चीज़ें तुम्हें करनी है वो ये है कि क्या करोगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो तुम्हारे काम की होंगी, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड ही होंगी, वो तुम्हारे लिए ही होंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास कंटिन्यू बेसिस पे आता रहेगा। तो तुम्हें ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब जरूरत तुम जाके जाके बार बार ढूंढो। ठीक है, तुम्हें मैसेज में आ जाएगा कि भाई ये वीडियो अपलोड हुआ है, तुम्हारे काम का है तो देखो, नहीं काम का है तो ऊपर से जो नोटिफिकेशन आएगा उसको साइड कर देना। बस इतना ही तुम्हें करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते रहो, और बाकी चीजें कोई दिक्कत है तो बोल देना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।